आज के समय में दुनिया भर के तमाम देश आपस में लड़ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो कई और देश युद्ध की कगार पे पहुंच चुके हैं। जैसे चाइना और ताइवान के बीच भी विवाद चलता रहता है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ताइवान चाइना के आगे कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आता है। फिर भी ताइवान को आज भारत, अमेरिका और जापान जैसे देश सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के कंपैरिजन में ताइवान का एरिया 1% से भी कम है, तो वहीं ताइवान की पॉपुलेशन चाइना के मुकाबले 1.5% ही है। लेकिन फिर भी आज ताइवान चाइना से कहीं ज्यादा अमीर बन गया है। लेकिन आखिरकार ताइवान इतना अमीर बना कैसे? ताइवान ने कैसे इतने पैसे कमा लिए? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ताइवान कैसे चाइना के मुकाबले इतना अमीर बन गया। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। दोस्तों, अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ताइवान आपको ठीक से नजर भी नहीं आएगा। ये मेनलैंड चाइना से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आइलैंड नेशन है। काफी जूम करने के बाद आपको ताइवान नजर आएगा, लेकिन ये छोटा सा देश आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को संभाले हुए है। चाइना दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका टोटल एरिया 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो वहीं ताइवान एक बहुत ही छोटा सा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 36,193 वर्ग किलोमीटर है। बात करें जनसंख्या की तो चाइना की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के आसपास है। वहीं ताइवान की कुल जनसंख्या करीब 2,39,23,276 ही है। दोस्तों, चाइना के लोगों के लाइफ स्टाइल और रहन सहन के बारे में बात करें तो काफी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। यहाँ के लोग कैसे घरों में रहते हैं, कैसे डेंस अपार्टमेंट्स में लोग गुजारा कर रहे हैं और लोगों का खान पान कैसा गंदा है। वहीं ताइवान इस मामले में काफी अलग है। यहाँ के लोग एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। इसका अंदाजा आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लगा सकते हैं। ताइवान का HDI स्कोर 0.93 है और इस लिहाज से यूरोप के बेस्ट देशों को ये टक्कर देता है। ताइवान के लोग आज चाइना से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। ताइवान के लोग का लाइफस्टाइल भी चाइना के लोगों से काफी बेहतर है। एक और चाइना से दुनिया के तमाम देश नफरत कर रहे हैं, तो वहीं ताइवान के साथ हर कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है। आज अगर ताइवान ना हो तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोटर व्हीकल से जुड़ी तमाम इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बंद हो जाएगी। भले ही चाइना दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन ताइवान आज हर मामले में चाइना से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अब करते हैं सबसे जरूरी बात GDP और पर कैपिटा इनकम की। चाइना की GDP वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट GDP है। साल 2023 में चाइना की GDP करीब 17,786 बिलियन US डॉलर्स के आसपास है, तो वहीं ताइवान की GDP करीब 790.7 बिलियन US डॉलर्स के आंकड़े तक पहुँच गई है। आपको भले ही ताइवान की इकोनॉमी चाइना के मुकाबले कम लग सकती है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों देशों की पॉपुलेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पॉपुलेशन का सीधा कनेक्शन GDP से होता है। असल में वहाँ के लोग कितने अमीर हैं, इसका अंदाजा पर कैपिटा इनकम के आधार पर लगाया जाता है। चाइना के लोग साल में औसतन $13,000 कमाते हैं। एशियाई देशों के मुकाबले ये इनकम ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन दोस्तों ताइवान की पर कैपिटा इनकम इससे कहीं ज्यादा है। ताइवान के लोग एक साल में $33,000 से भी ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। यदि परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो ताइवान की GDP पर कैपिटा $1 लाख से भी ज्यादा है। साल 2022 में इस मामले में ताइवान जापान को पछाड़कर एशिया में सबसे ज्यादा GDP पर कैपिटा वाला देश बन गया था। आज के समय में ताइवान एशिया की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि इसकी पॉपुलेशन और एरिया अन्य एशियाई देशों के मुकाबले बहुत कम है। साल 2020 से 2022 के दौरान पूरी दुनिया में कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी छा गई थी, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी ताइवान में पॉजिटिव GDP ग्रोथ देखने को मिली थी, जो अपने आप में एक मिसाल है। दोस्तों, ताइवान की राजधानी चेपे है और न्यू चेपे इसका सबसे बड़ा शहर है। ताइवान के लोग एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और यही वजह है कि इसका लिटरेसी रेट लगभग 96.1% है। यानी आज के समय में ताइवान का लगभग हर शख्स पढ़ा लिखा है। इस देश में स्किल्ड लेबर बेहतरीन है और चाइना के मुकाबले ताइवान की लेबर सस्ती भी है। लेकिन ताइवान आखिर इतना अमीर कैसे बना? इसके लिए आपको चाइना और ताइवान की हिस्ट्री पर एक नजर डालनी होगी। एक समय पर ताइवान चाइना का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन ताइवान की देख रेख करना ड्रैगन देश को बहुत भारी पड़ रहा था। पायरेट्स अक्सर यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को लूट लिया करते थे। इस आइलैंड में चाइना की कोई भी खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो इसे खोना भी नहीं चाहता था, क्योंकि यदि किसी विदेशी ताकत ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो ये चाइना के लिए खतरा साबित हो सकता था। इसे मड आइलैंड कहा जाता था, जहाँ चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी हुआ करती थी। ताइवान ने इसी मिट्टी से सोना बनाने का तरीका खोज निकाला। 20वीं सदी की शुरुआत तक ताइवान में बहुत कम लोग ही रहा करते थे, लेकिन एक समय पर जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। जापान ने ताइवान में कई स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले, जहां ताइवान के लोगों ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। लेकिन साल 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हो जाती है, जिसके बाद इस आइलैंड पर फिर से चीन का कब्जा हो जाता है। 20वीं शताब्दी के बीच में चीन में लंबे समय तक एक गृह युद्ध चला था। असल में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी आमने सामने थी। कई सालों तक चलने वाले युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, जिसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चियांग काई शेक ने 2 मिलियन लोगों के साथ चीन छोड़कर ताइवान में शरण ले ली थी। उस समय ताइवान की अधिकतर आबादी सिर्फ कृषि पर ही निर्भर थी। चियांग काई शेक ताइवान के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने ताइवान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही ताइवान में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। उस समय तक दुनिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था, इसलिए
ताइवान के लोग कृषि पर ही निर्भर रहने लगे। अधिकतर हिस्सों में चावल, गन्ना, केला और अन्य फल सब्जियों का उत्पादन किया जाने लगा। कम जनसंख्या और ज्यादा उत्पादन के कारण ताइवान ने अन्य देशों में फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। एग्रीकल्चर के कारण ही ताइवान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने लगी। ताइवान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार सन 1960 के दशक में मिली, जब देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने पैर पसारने शुरू किए। साल 1970 तक देश में नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। अब सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शुरू किया। लगभग कई बड़े प्रोजेक्ट्स 1970 के दशक में चलाए गए, जिनमें एयरपोर्ट निर्माण, सी पोर्ट, हाईवेज, पावर प्लांट्स आदि शामिल थे। ये वो दौर था जब चीन भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करने में लगा हुआ था। लेकिन ताइवान की लेबर चीन के मुकाबले काफी सस्ती थी, इसलिए बहुत सी कंपनियों ने ताइवान में निवेश करना शुरू कर दिया और इसका भरपूर लाभ ताइवान को मिला। ताइवान ने दोस्तों विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया। इसके लिए ताइवान ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया। सिंगल एक्सचेंज रेट लागू कर दिया गया। चाइना के मुकाबले ताइवान में टैक्स रेट बहुत कम था। इसका नतीजा ये रहा कि सन 1963 से 1980 के बीच ताइवान की अर्थव्यवस्था 10% सालाना तेजी से बढ़ी। अब ताइवान के लोग अमीर होने लगे थे। 200 साल 1980 के दशक की शुरुआत में अचानक दुनिया के बड़े बड़े देशों में मंदी आ जाती है। इस समय दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा होता है। मंदी को कम करने और नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और यूके मिलकर एक प्लाजा अकॉर्ड साइन करते हैं। अब तक ताइवान का नाम दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स में गिना जाने लगा था। इस देश की तरक्की दुनिया को हैरान कर रही थी। खुद चाइना भी ताइवान की तरक्की का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। प्लाजा अकॉर्ड में ट्रेड डेफिसिट को कम करने के बारे में बात की जाती है और अमेरिका ये तय करता है कि वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करेगा। इससे ग्लोबल ट्रेड में तेजी आएगी और इकोनॉमी बूस्ट होगी। कुछ ही समय में इससे फायदा होने लगता है। साल 1987 में अमेरिका के दबाव के कारण ताइवान को भी अकॉर्ड पर साइन करने पड़े। इससे ताइवान को काफी लाभ हुआ, जिसकी उम्मीद उसने कभी भी नहीं की थी। कुछ ही टाइम में न्यू ताइवान डॉलर्स की वैल्यू में 50% का इजाफा हो गया। यहाँ की प्रॉपर्टी रेट्स 4 गुना तक बढ़ गए और देश की जीडीपी और भी ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगी थी। मानो ताइवान अब 6th गियर में ड्राइव कर रहा हो। 1990 के बाद ताइवान ने हाथ आजमाए और अच्छी बात ये रही कि सेक्टर ने भी देश में खूब तरक्की की। आज ताइवान की अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान एग्रीकल्चर का रह गया है। वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। साथ ही देश में टूरिज्म सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों के बीच ताइवान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जब चाइना ने देखा कि ताइवान किस मुकाम पे पहुंच गया है, तो उसने भी अपनी नीतियों में बदलाव किए। इन्वेस्टर्स और विदेशी कंपनियों को सस्ते दामों में लैंड प्रोवाइड करानी शुरू की। कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए टैक्स में कटौती की और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया। इससे चाइना में भी दुनिया भर की कंपनियों ने निवेश किया और देखते ही देखते चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। लेकिन दोस्तों, इसमें भी ताइवान का योगदान रहा। ताइवान की भी कई कंपनियों ने चाइना में अपनी इंडस्ट्रीज और यूनिट स्टैब्लिश की। साल 2005 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार चीन की जो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, उनमें से 7 कंपनियां ताइवान की ही हैं। ताइवान और चाइना दोनों ही आज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ताइवान एक कदम आगे ही नजर आता है। असल में ताइवान वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 60% सेमीकंडक्टर्स ताइवान में ही बनाए जाते हैं। आज जितने भी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइस या मोटर व्हीकल्स हैं, उन सभी में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी ताइवान में सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में कमी आती है, तो पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिलता है। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाती है और कंपनियां कस्टमर्स की डिमांड के अनुसार मोबाइल फोन या अन्य कोई डिवाइस नहीं बना पाती। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना ताइवान पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं ताइवान को अमेरिका का सपोर्ट है। ऐसे में कई बार चाइना और ताइवान के बीच विवाद काफी बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे, भला अमेरिका ताइवान को सपोर्ट क्यों करता है? दरअसल साल 1954 में ताइवान और अमेरिका के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसे साइनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी कहा जाता है, जिसके तहत अगर कभी भी ताइवान या अमेरिका पर कोई देश हमला करता है, तो ये दोनों देश सैन्य शक्ति के द्वारा एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएंगे। सन 1954 और 1958 में ताइवान स्ट्राइट्स क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई थी और चीन ने ताइवान पर अपनी शक्ति आजमाने का प्रयास किया था। चीन का कहना है कि ताइवान उसी का हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद स्वतंत्र देश मानता है अपने आप को। इसकी अपनी अलग करेंसी, अलग कॉन्स्टिट्यूशन और अलग नियम कानून है। लेकिन फिर भी दुनिया के सिर्फ 15 देशों ने ही ताइवान को अलग देश के तौर पर स्वीकार किया है। अमेरिका, रशिया, भारत या जापान भी ताइवान को अलग देश नहीं मानते हैं। अगर फ्यूचर में इन देशों ने या फिर यूनाइटेड नेशंस ने ताइवान को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी, तो ये चाइना के मुंह पर एक करारे तमाचे की तरह होगा और ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका लगातार ताइवान को सैन्य उपकरण मुहैया कराता रहता है और अमेरिका का कहना है कि वो ताइवान की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ताइवान और चाइना के बीच युद्ध हुआ, तो इसका असर पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, युद्ध न होना ही दोनों देशों और दुनिया के लिए बेहतर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर ताइवान क्यों चाइना से इतना अमीर है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या चाइना ताइवान पर हमला कर पाएगा? और अगर ऐसा होता है, तो क्या अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए आगे आएगा? इस बारे में अपने विचार हमारे संग जरूर
जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।